नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। धर्म आधारित आरक्षण पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। ये धर्म आधारित वोट बैंक की राजनीति करने वालों, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा है। ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ईडी गठबंधन लगातार संविधान की हत्या की साजिश कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि धर्म आधारित आरक्षण का भारतीय संविधान में कोई स्थान नहीं है। कल कलकत्ता उच्च न्यायालय का इससे संबंधित एक फैसला आया है। इसमें कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी धर्म आधारित ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। ये देश के ओबीसी, आदिवासी और तमाम पिछड़े समाजों के लिए बड़ा फैसला है। देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट ने धर्म आधारित आरक्षण पर जो निर्णय दिया है, निर्णय स्वागत योग्य है। निर्णय का स्वागत करते हैं और ये निर्णय जो धर्म आधारित आरक्षण देकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके गाल पर एक तमाचा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादियों से पुनर्वास नीति को लेकर सुझाव मांगा है। ये पहली बार है जब किसी सरकार ने नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने उनसे ही सुझाव मांगा है। इसके लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जगदलपुर में बस्तर संभाग के पत्रकारों से चर्चा की और नक्सलियों तक अपना सुझाव पहुंचाने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने मेल आईडी, गूगल फॉर्म भी जारी किया, जिसमें नक्सली पुनर्वास नीति को लेकर अपना सुझाव सरकार को दे सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगल में रहने वालों को बंदूक की क्या जरूरत है, मुख्य धारा से जुड़ें और लोकतंत्र को अपनाएं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि जब पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों को समर्पण करना है तो क्यों न उनसे ही पूछ लिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए हमने ये कोशिश की है कि जो पत्रकार नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, आगे जब उनका माओवादियों से संपर्क हो तो हमारा ये संदेश उन तक पहुंचाए। को न पत्रकारों को न नेताओं को करना ये होता है, ये नक्सलियों को समर्पण करना होता है। तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए, माओवादियों से पूछ लिया जाए कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। इसके लिए कोशिश ये की गई कि जो लोग जाकर के अंदर रिपोर्टिंग करके आते हैं उनका संपर्क हो सकता है, तो उनसे ही आग्रह किया गया कि एक बार उन्हीं से पूछ लें कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि उनको समर्पण होना चाहिए। मैंने बंदूक रख के जंगल में घूमने का क्या मतलब है? नक्सलियों के लिए नहीं भाई, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं सुरक्षा बलों के लिए भी कह रहा हूँ। उनको भी क्यों जरूरत पड़ती, नक्सलियों को क्यों जरूरत पड़ती? मुख्य धारा में चलें, लोकतंत्र को अपनाएं और देश और समाज की उन्नति करें। मैं नाउम्मीद नहीं हुआ, मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर से हम आगे बढ़ेंगे। चर्चा कुछ होगी, खंडों में हो, पूर्णता में हो, एक अलग विषय है, परंतु होगी और पूरे बस्तर में खुशी का माहौल होगा। पूरा बस्तर उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होगा, ये पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास, और शीघ्र ही होगा। छोड़िए राजीव गांधी जी के लिए चर्चा करके समय खराब नहीं करेंगे। पीड़ित पुनर्वास नीति का मामला अलग है, उसको वो सबकी जिम्मेवारी है। सरकार के साथ साथ समाज भी उस पर काम करे, ऐसी कोशिश करेंगे। मैंने फंड रेज हो, समाज का हो, उनसे मुलाकात करके उनकी सहायता करने वाले समाज वाले हो, सारे समाज के ऊपर भी एक विषय ये हो। और नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता निसंदेह सरकार को ही करनी होगी, और उसके लिए तो हम लोगों ने अभी जाकर के आप सभी लोगों से चर्चा करके जो अंदर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उनके हाथ में भी वो विषय देकर के, जिसमें ईमेल आईडी है, जिसमें आपका गूगल फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म भी है। नक्सली जो चाहते हैं पुनर्वास, जिनको आत्मसमर्पण करना है, पुनर्वास करना है, वो स्वयं ही पुनर्वास की नीति में क्या चाहते हैं वो वही बता दें। इसी के लिए आज मैंने कोशिश की आप सब लोगों से मिलकर विचार रखने की। इतना रहेगा ये तो समय बताएगा भैया, मैं नहीं कह सकता, परंतु ये है कोशिश है, और सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश कर रहे हैं। निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी के उस दिन के मार्गदर्शन के उपरांत हर एक दिशा से सुझाव लेने की कोशिश इसमें हम लोग कर रहे हैं, और सब कुछ हो जाने के बाद उस पर पूरी प्रक्रियागत, मतलब अभी भी छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अच्छी है, नहीं है, परंतु उसमें और क्या अधिक अच्छा हो सकता है, इसकी कोशिश कर रहे हैं।
और आने वाले समय में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। अभी 2 महीना तो लगना है कम से कम। देखिए, मसला ये है कि और युवा इस दिशा में ना जाएं। मसला ये है कि जो है वो सरेंडर कर जाएं। मसला ये है कि जो सरेंडर किया है उनकी चिंता हो जाए। मसला ये है कि जो इनसे प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हो जाए। मसला ये है कि वहाँ विकास कार्य पूरे ठीक से हो जाए। मसला ये है कि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ जाए। बहुत से आयाम है भैया, बहुत से आयाम हैं। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जो एनकाउंटर का मसला है, ऑपरेशंस का मसला है, यह भी उस पूरे अभियान का 20% है, परंतु 80% और भी काम उस पर है जिसके लिए सरकार संजीदा है और सरकार काम कर। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में बने धर्म आधारित ओबीसी सर्टिफिकेटों को रद्द करने के फैसले पर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इंडी गठबंधन और उसकी अगवा पार्टी कांग्रेस केवल तुष्टीकरण पर भरोसा करती है। उनका तुष्टीकरण का इतिहास काफी पुराना है। देश की जनता समझ चुकी है कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो सभी के साथ न्याय की बात करती है और तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं करती, पर विश्वास करते हुए विकसित भारत के लिए संकल्पित है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन उसके साथी सभी तुष्टीकरण की राजनीति पर भरोसा करते हैं। इनकी लीडर पार्टी कांग्रेस के लिए अगर मैं उदाहरण दूं तो हर पीढ़ी से हम कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति पर ही भरोसा करते आए हैं। 1956 में नेहरू जी के जमाने में हिंदू माताओं बहनों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का लाभ मिला, लेकिन तुष्टीकरण कारण मुस्लिमों के लिए वे लागू नहीं कर पाए। इंदिरा जी के जमाने में गौ वंश की हत्या करने वाले हत्या के विरोध में कानून बनाने के लिए मांग कर रहे लोगों पर संसद के बाहर गोली चलवाई गई। राजीव गांधी जी के जमाने में शाहबानू का प्रकरण हुआ, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एक शाहबानू एक माता जिसे तलाक दे दिया गया था, उसको महीना हर्जाना देने के लिए, उसको सहायता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया। उसे ऑर्डिनेंस लाकर, अध्यादेश लाकर बदलने का पाप अगर किसी ने किया तो राजीव जी ने अपने जमाने में किया। सोनिया जी के जमाने में मनमोहन सिंह जी के मुंह से कहलवाया गया कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस तरह से तुष्टीकरण की ही राजनीति करते आए हैं। आंध्र प्रदेश में आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिएगा, जिसमें इन्होंने मस्जिदों के लिए बिजली बिल माफ करने की बात कही थी। जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वहां बिजली बिल माफ नहीं करेंगे, ये केवल मस्जिदों पर करेंगे। इन्होंने आंध्र प्रदेश के घोषणा पत्र में एक बार कहा था केवल मुस्लिमों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे। एक मरीज, हिंदू मरीज, एक बौद्ध मरीज, एक जैन मरीज अगर अस्पताल के बाहर तड़पता रहेगा तो उसको ये इलाज नहीं करेंगे, केवल मुस्लिमों के लिए ये अस्पताल बनाने की बात करते रहें। इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस उनकी लीडर है और सारे इंडी अलायंस के सभी गठबंधन पार्टनर्स इसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति पर काम करते आए हैं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट फॉर नन, न्याय सभी के साथ, तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं, इस बात पर विश्वास करते हुए भारत को एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील विकसित राष्ट्र बनाने पर काम करती है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। किर्गिस्तान हिंसा में फंसी छत्तीसगढ़ की छात्रा ने मुख्यमंत्री से मदद मांगी है। मेडिकल छात्रा आयशा राय ने सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री से सुरक्षित भारत वापस लाने पहल करने की अपील की है। किर्गिस्तान के स्थानीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों के बीच बिश्केक शहर में हिंसात्मक लड़ाई चल रही है। छात्रा के परिजनों ने भी छत्तीसगढ़ शासन से छात्रा को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ जांजगीर जिले से हूँ। अभी बिश्केक किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रही हूँ। फोर्थ ईयर में पढ़ रही हूँ। हाल ही में अभी कुछ इंसिडेंट हुआ था बिश्केक में, जिसकी वजह से 70 to 80 स्टूडेंट्स अभी यहाँ फंसे हुए हैं छत्तीसगढ़ से, और 20 स्टूडेंट करीबन हमारे जांजगीर से हैं। तो अभी ऐसा है कि यहाँ का माहौल, कोई बच्चे यहाँ निकल नहीं पा रहे हैं, हमको जल्दी घर आना है। तो ये समस्या धीरे धीरे अभी हम गवर्नमेंट तक लेके गए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साई जी वो मेरे से कांटेक्ट किए, मेरे से बात किए, हमारा हाल चाल जाना। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ, बिश्केक किर्गिस्तान में पढ़ती हूँ। हम यहाँ फंसे हुए हैं, बहुत हालत ख़राब है यहाँ की। मैं अपने इंडिया कंट्री और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें यहाँ से निकालें जितना जल्दी हो सके।
और हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। मेरी बेटी शैलन रॉय किर्गिस्तान के बिश्केक के सेलिब्रिटी यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर की स्टूडेंट है और वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। सारी दुनिया जान रही इस चीज़ को कि अभी वहाँ पे क्या हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी और विधानसभा जी से मेरा निवेदन है कि बच्चे को यहाँ पे सही सलामत वापस लेके आया जाए। वहाँ वो बुरी तरह से फंसे हुए 3 दिन हो गया है, बच्चे लोग मुश्किल से रह रहे हैं वहाँ पे। इनको अलग से रखा गया है, उनको यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग से रखा गया है। पर मैं चाहती हूँ कि किसी भी ऐसे भी हालात हैं वहाँ के, हमें तो नहीं पता है। वहाँ पे बच्चे वहाँ पे घबरा रही है, परेशान हो रहे हैं बच्चे लोग वहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि बच्चे वापस आए, अपने घर वापस लौट आए और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ उन बच्चों के लिए कुछ करिए। और ना कि मेरी बच्ची बल्कि जो भी बच्चे वहाँ पे फंसे हैं अपने इंडिया के, उन सबको वापस ले आए। मास्टर प्लान में मिली शिकायतों के बाद से मार्च के महीने में एक जांच समिति बनाई गई थी। इस मास्टर प्लान को बनाने में कई बड़े अफसर शामिल हैं। इसी मसले पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मास्टर प्लान के संबंध में अनेक शिकायतें मिली थी। जो भी गलतियां और गड़बड़ियां हैं उसके लिए आवास पर्यावरण की कमेटी गठित की है। गड़बड़ी ठीक करने का काम किया जाएगा। रजिस्ट्री से जुड़े मामलों पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है। गड़बड़ियों में सुधार करने की योजना बन रही है। पारदर्शिता लाने बड़े स्तर पर योजना बनाई जा रही है। हमारा लक्ष्य फेसलेस रजिस्ट्री व्यवस्था को लागू करना है। पहले सॉफ्टवेयर अलग था, अब नए सॉफ्टवेयर में थोड़ी परेशानियां आ रही है। 2 से 3 महीने के अंदर सुचारू रूप से काम शुरू हो जाएगा। पूरी रजिस्ट्री की प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि आम जनता को टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आसानी से सुविधाएं उपलब्ध हो सके और व्यवस्था में जो कुछ गड़बड़ियां हैं जिसके कारण से लोगों को गड़बड़ करने का मौका मिलता है, उन सब पर सुधार की दिशा में भी बड़े स्तर पर योजना बनाई जा रही है। रणनीति काफी हद तक तैयार है और उसमें निश्चित रूप से सभी लोगों को उससे लाभ होगा। टेक्नोलॉजी और का प्रयोग करते हुए पारदर्शिता लाकर लोगों के लिए सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी। पहले डिफरेंट सॉफ्टवेयर था, अभी एनजीडीआरएस का सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है। उसमें भी कई इश्यूज आ रहे हैं एनजीडीआरएस के सॉफ्टवेयर में भी, तो उसको भी हम अतिरिक्त टेक्निकल मैन पावर ला करके व्यवस्था में सुधार का प्रयास कर रहे हैं। 2-3 महीने के भीतर रजिस्ट्री व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चलेगी और हम इसको आगे बढ़ाते हुए हमारी एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि इसे फेसलेस तक पहुंचाएं। तो फेसलेस रजिस्ट्री तक पहुंचाने का लक्ष्य है, उसके लिए हमारा विभाग लगातार प्रयास करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन द्वारा जिले के गुम इंसानों एवं अपहृत बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु विशेष अभियान चलाकर तत्काल दस्तयाब करने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसी कड़ी में जशपुर जिला पुलिस ने 1999 से 2002 के बीच चूल्हा पानी निवासी एक नाबालिग लड़की अपनी सौतेली मां की प्रताड़ना से परेशान होकर अपने रिश्तेदार के साथ बच्चों की देखभाल के लिए दिल्ली चली गई थी, जहां से वह कुछ सालों बाद लखनऊ स्थित एक घर में रह रही थी। इसी बीच वह अपने भाई से बातचीत करती रहती थी। इस दौरान उसके भाई ने बताया कि पिताजी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जिसके बाद युवती 19 मई को अपने गांव आई और अपने पिताजी और मामा जी के साथ थाना पहुंचकर सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने बरामदगी पंचनामा गवाहों के समक्ष तैयार कर दस्तयाब किया। मैं दिल्ली चली गई थी। तो दिल्ली में आप क्या करती थी? मैं बेबी सीटर थी, बेबी का ख्याल रखती थी। कौन ले गया था? मेरी बुआ। तो कितने साल बाद जसपुर पहुंची हो? 20 साल बाद। कैसा महसूस हो रहा है जसपुर आके? काफी डिफरेंस और अच्छा है। तो इतने सालों तक आप क्यों नहीं आ पाई, क्या कारण रहा? पहली वजह तो मेरे पापा की शराब थी और दूसरी वजह मुझे याद ही नहीं था कि मैं कैसे आ सकती हूँ, कहाँ उतरूँगी, क्या करूँगी, कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि मुझे गांव का नाम ही याद नहीं था। बस इतना याद था कि महुआ टोली का है, पर पूरा नाम याद नहीं था, इसलिए नहीं आ पाई। आप अपने घर वालों से मिली, जसपुर पुलिस की अभियान के तहत आप भी आज मिल गई हैं, तो जसपुर पुलिस के लिए क्या मैसेज देंगे आप? थैंक यू, हाथ जोड़कर थैंक यू कहना चाहूँगी। जसपुर पुलिस लगातार एक अभियान पे काम कर रही है कि इस तरीके के जो गुम इंसान हैं या 363 के तहत जो अपराध कायम है, उसको एक विशेष अभियान के तहत हम लोग केस दर केस उसके निकाल में जो अभियान चल रहा है, उसके तहत ये बच्ची 20 साल बाद अपने गांव आई और उसमें हमारे नारायणपुर थाने की पुलिस का विशेष योगदान रहा। और इसकी कहानी थोड़ा डिफरेंट तरीके की है, क्योंकि ये इसके पिता के द्वारा शराब पीने के आदि, ऐसा इसने अपने बयान में बताया है, लेकिन हम लोगों ने इसे ढूंढ निकाला और ढूंढ निकालने के बाद आगे की जो वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। ट्विन सिटी में इन दिनों निजी अस्पतालों की लापरवाही और मरीजों के साथ धोखाधड़ी किए जाने की शिकायतें लगातार मिलने से एक्शन में आए नर्सिंग होम एक्ट की टीम मौके पर पहुंची और संबंधित शिकायत पर जांच कर मरीजों से चर्चा भी कर रही है। इसी कड़ी में नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी ने 2 डॉक्टर समेत एक अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजा है। दुर्ग भिलाई शहर में इन दिनों निजी अस्पतालों की लापरवाही और मनमर्जी की शिकायतें सामने आ रही है, जिसके चलते पिछले दिनों कार्रवाई करते हुए दुर्ग के आरोग्यम हॉस्पिटल का 1 साल का आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा को बंद कर दिया गया है। इसके बाद बाकी निजी हॉस्पिटल के भी हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों पर नर्सिंग होम एक्ट की टीम मौके पर पहुंच संबंधित शिकायत की जांच कर पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर चर्चा कर रही है, जिसके बाद पिछले दिनों 4 नर्सिंग होम संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर जवाब संतोषपूर्ण नहीं होने के कारण साथ ही अस्पताल प्रबंधन से मरीज को सभी सुविधाएं उपलब्ध न होने के बावजूद दूसरे अस्पताल भेजे जाने के कारण एक बार फिर से भिलाई के 3 अस्पतालों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आपको बता
बता दें, इन दिनों निजी अस्पतालों से लगातार शिकायतें मिल रही है। नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला ने गंभीरता दिखाते हुए उन सभी निजी अस्पतालों से महिला की मौत के बाद सभी अस्पताल आए जांच के घेरे में। इस दौरान अस्पताल से जांच कर रही डॉक्टर ने रिफर क्यों किया, इस पर भी जवाब मांगा गया। वहीं जिला अस्पताल में संविदा नियुक्ति पर रहे डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते मिले, जिन्हें भी नोटिस भेज स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस दौरान डॉक्टर कुलदीप सिंह, डॉक्टर बलजीत कौर सहित शंकराचार्य अस्पताल के डीन को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर के 4 बहुत ही कम उम्र के युवा चले त्याग और तपस्या के मार्ग पर, जिसको लेकर जैन समाज के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान समाज के लोगों ने होने जा रहे आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता ली और चर्चा की। धार्मिक नगरी दुर्ग में एक युवक व 2 युवतियों ने सांसारिक मोहमाया को त्याग कर वैराग्य व संयम के मार्ग पर चलने का फैसला लिया है। मुमुक्षु सौरभ संचेती, मुमुक्षु प्रणीता बाफना, मुमुक्षु शैली बाफना 9 जून को राजस्थान के बेंगू शहर में श्री जैन भगवती दीक्षा ग्रहण करेंगे। इसके अलावा राजस्थान निवासी मुमुक्षु सौरभ भूरा भी दीक्षा ग्रहण करेंगे। इन चारों मुमुक्षु को परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री रामलाल जी दीक्षा दिलाएंगे। इस दौरान दुर्ग में आयोजित प्रेस वार्ता में जैन समाज और परिवार के लोगों द्वारा दीक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इस दीक्षा अवसर को यादगार बनाने दुर्ग में श्री साधु मार्गी जैन संघ द्वारा 3 दिवसीय दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया है। दीक्षा महोत्सव की शुरुआत 24 मई को होगी और भव्य आयोजन के साथ 26 मई को कार्यक्रम का समापन होगा। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। माहौल था, पहले संसार बड़े पिताजी श्री प्रकाश मुनि जी मरसा दीक्षित हो चुके हैं और ननियाल परिवार से बहन मरसा साध्वी श्री सोनवनी जी मरसा दीक्षित हो चुके हैं। जब मरसा का देशनोक राजस्थान में पदार्पण हुआ था, तब धार्मिकता से जुड़ने का माहौल बना। तभी से पूज्य आचार्य भगवान की सन्निधि में रहने का काम बढ़ा और ये समझने का अवसर प्राप्त हुआ कि असली जीवन क्या है। क्या यही सांसारिकता में अपन उलझ के अपना जो बहुत मुश्किल से जो मनुष्य जन्म मिलता है इसको ऐसे ही निरर्थक कर देंगे या उसकी सार्थकता के लिए कुछ प्रयास करेंगे। तो पूज्य आचार्य भगवान की सन्निधि में रहने का काम पड़ा, तब समझ आया कि हम जो संसार में रहकर जो भी कार्य करते हैं वो अपनी दुर्गति में ले जाने वाले हैं। कहीं अगर आपको सदगति में जाना है तो एकमात्र मार्ग संयम जीवन को स्वीकार करके पूज्य गुरु भगवंतों की सेवा करके ही आप सही राह में सदगति में पहुंच सकते हैं। पहले जब धार्मिकता से नहीं जुड़े थे तब भौतिकता ही सबसे अच्छी लगती थी। जब से पूज्य गुरु भगवंतों के सानिध्य में जाने को मिला, समझने को मिला कि भौतिक सुख सुविधाओं में या आज की चकाचौंध में रह के हम अपने जीवन को पूर्णतः एक नीचे की ओर लेके जाते हैं और यहाँ धार्मिकता में जुड़ के अपन अपने जीवन को, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। भौतिक जीवन में रह के अपनी आत्मा का कल्याण करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मन में एक अलग सा उत्साह रहता है, अलग सी खुशी है जब से दीक्षा खुली है, तब से कि हमें इस सुअवसर पर या भगवान महावीर के मार्ग पे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही दीक्षार्थी के अभिनंदन में गए थे, वहाँ पर देखा कि वहाँ पर सुनी कि लाभम क्या होता है, आरोग्य बोई लाभम क्या होता है और दीक्षा क्यों लेनी है। उसके बाद जब आरोग्य बोई लाभम जाकर देखी तो समझ में आया कि संयम मार्ग क्यों सही है। वह पूज्य श्री हर्षितमुनि जी मारसा व साध्वी मारसा श्री स्वामी श्री जी मारसा का सानिध्य मिला, जिन्होंने बताया कि संयम में हमको क्यों आगे बढ़ना है और इस निर्णय को दृढ़ करवाया। इस वजह से ही आज संयम के मार्ग को चुन रहे हो। जैसे ही बोला कि घर परिवार को की दीक्षा लेनी है, उन्होंने जैसे ही देखा कि मैं दृढ़ हो गई हूँ और मैं दीक्षा के लायक हो गई, उन्होंने कभी मना नहीं किया। एक बार मैं हाँ कर दिया। 3 बहनें हैं, तीनों बहनों में मैं बड़ी हूँ। मैं इस राह में आगे बढ़ रही हूँ तो यही चाहूँगी कि वो भी जल्द से जल्द इस राह में आगे बढ़ जाए। भाव तो मेरी बहन मरता, मेरी संसारिक बहन भी दीक्षा ले, मेरे पहले बहन भी दीक्षा ले चुके हैं। तो उनके दीक्षा से मेरे मन में ये भाव आ गए थे कि मुझे भी एक न एक दिन दीक्षा तो लेना ही है। पर मैं कुछ कारणवश डिसीजन नहीं ले पा रहा था। पर मेरी बहन मरसा की प्रेरणा हुई कि आप भगवान के सानिध्य में रह के देखो। तो थोड़ा दिन उनके सानिध्य में रहा तो भावों में चेंजेस आया और मुझे लगा कि मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है तो मैं दूसरे के जीवन का क्या ख्याल रखूँगा। बस यही प्रेरणा हुआ और कुछ घटना ऐसी घटी
कि हम यहीं दुर्ग के ही हैं, वो सुबह बच्चे को स्कूल भेजे ब्रिक्स में M.Com तक। ऐसे तो कोई कठिनाई नहीं लगती, बल्कि तो मेरे को संसार में ज़्यादा कठिनाइयाँ लगती है, क्योंकि संसार का हर कार्य हमें हमारी गति को नीचे करने वाला है। ऐसा पहले लगता था, अब तो कुछ नहीं लगता है। अब तो ऐसा लगता है कब वो दिन आए और मैं कब उस पद पर सब जल्द से जल्द आगे बढ़ूं। गौरतलब है कि इस मौके पर मुमुक्षुओं ने बताया कि संयम के मार्ग में आनंद है और इससे मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने वैराग्य का मार्ग अपनाने का फैसला लिया है। शहर के वर्धमान स्थानक जैन भवन में दीक्षा से पहले मुमुक्षुओं ने अब तक की अपनी आध्यात्मिक यात्रा और उनकी अनुभूतियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सांसारिक जीवन में रहकर मुक्ति संभव नहीं है। गुरुओं के सानिध्य और संयम से न सिर्फ समाज का कल्याण होगा, बल्कि भाव बंधन से भी छुटकारा पाया जा सकता है। समिति के अध्यक्ष ओम साखला ने बताया कि यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि इतनी कम उम्र में ये बच्चे दीक्षा लेने जा रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी तपस्या और त्याग की एक मिसाल शहर के युवाओं के बीच में कायम होगी, ताकि और भी लोगों को संयम और तपस्या के मार्ग में चलने का प्रशस्त हो। संसार का त्याग, मोह मान जीवनी का जो त्याग है कि रक्षा, उन जीवों की रक्षा के लिए ये संसार त्याग रहे हैं। इनके पास न तो कोई सामान रहेगा, ना कोई पैसा रहेगा, ना कोई वस्त्र रहेगा, ना जूता चप्पल रहेगा। नहीं भाई, जूता चप्पल सब घर बार छोड़ के रहेंगे। और आचार्य श्री 1000 से रामलाल जी महाराज साहब के शहर में 9 जून को बेगू में इनकी दीक्षा है। बीमार पड़ेंगे तो उनकी सेवा उनको जो साथ में रहेंगे वही करेंगे, ये उनका हम नहीं कर सकते हैं। गृहस्थी भी कोई भी इनका ना, दवाई सब जो ले सकते हैं, जो लीगल हो गए, जो आवश्यक वो ले सकते हैं। नहीं, परिवार के सदस्य कोई मोह, परिवार जनरल जो उनके कोई रिश्ता नहीं रहेगा। संघ पूरा परिवार, जो भी साधु हमारे संघ जो रहेगा उनका परिवार है, माँ बाप से कोई लेना देना नहीं। साधु हमारे संघ का महामंत्री और हमारा ये पुण्योदय हुआ है कि 3 मुमुक्षु जो हमारे दुर्ग के हैं, इस छोटी उम्र में आत्मा से परमात्मा का रहस्य समझ चुके हैं और इस माने संसारिक मोह माया का छोड़कर संयम के मार्ग को प्रशस्त हो रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात है। ये तो इस छोटी उम्र में संसार के माने इतने भोग विलास की छोड़कर परिचय के मार्ग को चुना है। तो इनके चुनाव को, इनके निर्णय को हम नतमस्तक करते हैं और पूरा संघ इनकी अनुमोदना करता है। आचार्य भगवान श्री रामलाल जी महाराज साहब की आज्ञा से इन्हें दीक्षा प्रदान की जाएगी, उनके मुखारबिंद से दीक्षा प्रदान की जाएगी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के शिवनाथ नदी के पीछे करीब 40 से 45 एकड़ जमीन पर किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन, नगर निगम एवं टाउन कंट्री प्लानिंग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इसके बाद कार्रवाई के अमले ने जेसीबी की मदद से कब्जे को उखाड़ फेंका। दुर्ग निगम सीमा क्षेत्र स्थित शिवनाथ नदी के पीछे करीब 40 से 45 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इसके लिए यहां भू माफिया द्वारा मुरम डालकर रास्ता बना लिया गया था, जिसे बुधवार शाम आंधी तूफान और बरसते पानी में जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन के अमले ने जेसीबी की मदद से उखाड़ फेंका। गौरतलब है कि इस मामले की शिकायत रेरा में की गई थी। शिकायत के आधार पर दुर्ग कलेक्टर रीचा प्रकाश चौधरी के निर्देश के बाद दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के मार्गदर्शन में एक्शन लेते हुए कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध प्लॉटिंग करने वालों ने यहाँ मुरम बिछाकर सड़क बना रखी थी। इस दौरान शिवनाथ नदी के पीछे अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन, नगर निगम एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम पहुंचकर संयुक्त कार्रवाई करती नजर आई। इस दौरान कब्जेधारियों से निपटने एसडीएम मुकेश रावटे, डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव, भवन अधिकारी गिरीश दीवान, तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता, राजस्व व अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता एवं ग्राम व नगर निवेश विभाग दुर्ग के संयुक्त संचालक व निगम अमले की टीम मौके पर पहुंची और सभी कब्जों को उखाड़ फेंका। मुरम बिछाकर बनाई गई रोड व अन्य को ध्वस्त कर दिया गया। इस अवसर पर निगम के भवन अधिकारी गिरीश दीवान ने बताया कि कार्रवाई के बाद मौके पर एक सूचना बोर्ड भी लगा दिया गया है कि उक्त जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। बता दें, उक्त मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा रायपुर में की गई थी, जिसकी शिकायत की प्रतिलिपि जिला प्रशासन को भेजी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जमीन किसी को भी नहीं बेची गई है।
मेनली तो यही है ना, असली में क्या है सर, करने बेचेगा अभी, लेकिन बोला ये पूरा नदी किनारे पे जो हमारा नदी खा जाएगा धीरे से, वो पूरा सर देखो ना, वो उधर वो दबाएगा, इधर ये दबाएगा, किनारे किनारे का भागकाल में बता रहा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लंबे समय से लाल आतंक झेल रहे अनुसूचित जनजाति जिले मोहला के अंतिम शोर में बसे औंधी तहसील के रहने वाले थानेदार के रंगदारी, अवैध वसूली, गाली गलौज और मारपीट को लेकर गुरुवार को लामबंद होते हुए ग्रामीणों ने आरोपों के साथ प्रेस वार्ता कर अपनी आपबीती सुनाई। पीड़ितों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल मानिकपुरी, मोहला मानपुर विधायक इंद्र शाह मंडावी सहित भाजपा के भी जनप्रतिनिधि, औंधी थाना प्रभारी सुशील त्रिपाठी की कार्यप्रणाली को लेकर पीड़ित महिला और पुरुष ग्रामीणों के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए। शिकायतकर्ता महिला और पुरुष ग्रामीणों का कथन है कि औंधी थाना प्रभारी गांव में पहुंचकर कच्ची शराब पकड़ने के बहाने किसी के भी घर में घुस जाते हैं, उनके परिवार के मुखिया या महिला को उठाकर थाने ले जाकर मारपीट कर वसूली करते हैं। किनको दिया 1500? इन्हीं को दिए, मेरे बहन दामाद ने मेरे सामने में दिए। इतना दबाव दिए ये लोग। तो उस दिन थाना जब ये आपके घर ये भी पहुंचे थे कि घर थानेदार के साथ? नहीं सर, गए कि नहीं तो मेरे को इतना मालूम नहीं। फिर अगल बगल रहे थे, मैं अंधेरा में अलमारी के पास गए ना, तो यहाँ तिजोरी क्या सोना चांदी भरा है बोले, तो थोड़ा बहुत रहता है तो वही अलमारी में तो डालते हैं। चलिए ठीक है, आपके पति मतलब यही हुआ ना, आपके पति के साथ मारपीट किए और आपसे 1500 रुपये लिए उनको छोड़ने के नाम से? ठीक है। और किनको दिए? मेरे बहन दामाद को, मेरे बहन दामाद मांगे और इन्हीं को दिए, निषाद को। वो मुंशी है ना, सामने में बैठा था ना। सब निषाद बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करो आप लोग। हाँ, आप एसआई हैं और ये वाकई बहुत गंदगी है। हाँ निषाद जी। बोले हो मेरे पति को भी महाराज जात के लोग कोढ़े रहते हैं बोलते। नहीं, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। बिना कमाए मेरा पति नहीं खाता, कमाई करते हैं तभी खाते हैं। मेरे पति को भी निषाद बोले हैं सर, महाराज जात के रहते हैं। कौन ये बोले? आप ही का नाम आ रहा है निशा जी? और इसमें जो दोषी पुलिस के अधिकारी है, कर्मचारी है, चाहे वो टीआई हो, जो भी जिम्मेदार अफसर, उनके खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, केवल स्थानांतरण करके खाना पूर्ति की कार्रवाई नहीं चाहिए। जिन आदिवासियों के साथ अकारण मारपीट की गई, जिन जनप्रतिनिधियों के साथ अकारण मारपीट, ऐसे मामले कि महिलाओं के साथ मारपीट पुलिस के अधिकारियों द्वारा की जा रही है, वो भी महिला पुलिस की अनुपस्थिति में घर में घुस के मारपीट, ये तो किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं है और यह क्षमा योग्य भी। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। ನನ್ನ
पढ़े नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के बाद अब नतीजों के इंतजार में प्रत्याशी और आम नागरिकों के मन में जनता के द्वारा किए गए फैसलों का इंतजार है। वहीं आगामी 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के बाद प्रत्याशियों और शहर की जनता को इसके रिजल्ट का इंतजार है। वहीं छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर मतदान हो जाने के बाद जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता आगामी 4 जून को होने जा रहे मतगणना का इंतजार करते देखे जा रहे हैं। जैसे जैसे मतगणना की तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के साथ मतदाताओं में भी हलचल मची हुई है कि उन्होंने किसे चुना है, आखिर वो विजय प्रत्याशी कौन है। इसको लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार भी सरगर्म है। कयासों का बाजार भी इस दौरान गर्म नजर आ रहा है। सभी लोगों ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी की अब उल्टी गिनती चालू हो गई है। उनके मन में यह डर समा गया है कि तीसरी बार 400 पार नहीं होंगे और पूरे देशवासियों की निगाह राहुल गांधी जी की ओर लगी हुई है। कांग्रेस की लहर इस देश में चल रही है। लोगों ने यह मान लिया है 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को देखकर जितनी भी योजनाएं बनी वो केवल कागजों पर रही, धरातल पे नहीं उतरी। आज आप देख लीजिए, आप खुद महसूस कर सकते हैं कितनी महंगाई है। बेरोजगारी की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसकी तरफ सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है, जबकि रोज़गार देना चाहिए लोगों को। महंगाई जो बेतहाशा महंगाई बढ़ी है उस पर रोक लगाना चाहिए। इसको छोड़ के केवल और केवल कागजों पर अपनी योजनाएं बनाना, इसको लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई। कांग्रेस का इतिहास देश की आज़ादी का इतिहास है और आज़ादी के 45 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश पर जन भावनाओं के अनुरूप कार्य किया। तो लोग अब इस बात को महसूस करने लग गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमने मौका दिया और उस मौके का कि जो लोगों को उसका लाभ मिलना था वो मिल नहीं पाया। इसलिए अब सारा ध्यान देशवासियों का कांग्रेस के तरफ है, ईडी गठबंधन की तरफ है। और निश्चित रूप से ये मानकर चलिए, राहुल गांधी जी एक सर्वमान्य नेता के रूप में हिंदुस्तान में थे, हैं और रहेंगे। देश में लहर चल रही है, लेकिन परिवर्तन की लहर है। देश में संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए कांग्रेस संकल्पित है। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार संविधान को
और आरक्षण को जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और कांग्रेस के सरकार के द्वारा जो बनाई गई संविधान है उसको बचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और साथ ही देश में जो धार्मिक भावनाओं को, एक तरफ वो बोलते हैं भाजपा वाले कि हम धार्मिक भावनाओं को कहीं छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, और दूसरे तरफ आधे घंटे बाद बयान देते हैं कि फलाने को आरक्षण दिया जा रहा है, इनको आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये लोग आरक्षण के विरोधी क्यों हैं? क्या दबे कुचले लोगों को, क्या पिछड़े लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये भाजपा वाले नहीं चाहते कि देश में जो दूरस्थ अंचल में रहने वाले हैं, जो जंगलों में रहने वाले हैं, जो हमारे साथी हैं, जो गांव में रहने वाले हैं, उनका विकास कांग्रेस करना चाहती है और वही भाजपा उनके विकास में बाधा बनने का प्रयास कर रही है, जिसको इस बार जनता सबक सिखाने वाली है और इस बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बार मोदी साहब अपना झोला उठाकर जाने वाले हैं। चुनाव जो अभी सर्वेक्षण से पता चल रहा है कि एनडीए को ज़बरदस्त घाटा हो रहा है। दक्षिण भारत में इनकी सीट का खाता नहीं खुलने वाला है। इनको कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, यूपी में और राजस्थान में ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। दिल्ली और पंजाब में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। जो ये लोग चाह रहे थे कि पंजाब में, यूपी में इनको 80 के 80 सीट मिलने वाली थी, लेकिन वहाँ पर भी 40-40 का आंकड़ा चल रहा है। इस प्रकार से ये मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी 200 की सीट क्रॉस कर पाएगी और इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगा। देखा 5 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ पूरे देश के अंदर, और इन 5 चरणों के चुनाव के परिणामों को देखने से ऐसा लगता है कि मोदी जी निश्चित तौर पे झोला उठा के जाने वाले हैं। और पूरे देश के अंदर जो मतदाताओं के अंदर जो सरकार के प्रति और मोदी जी के कार्यों के प्रति असंतोष भरा हुआ है, वो सोशल मीडिया और इसमें जो है झलकता है। युवा आक्रोशित हैं, बेरोजगार आक्रोशित हैं, महिलाएं आक्रोशित हैं और तमाम जो पीड़ित लोग हैं, हिंदू मुसलमान से त्रस्त हो चुकी है पूरी जनता। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और टीवी के समाचारों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो चुनाव है, यह मोदी जी के खिलाफ जनता ने अपना मन बना लिया है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा लग रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी जो है ये बीजेपी की जो सीटें थी वो कम होगी और पूरे देश में हर स्टेट में बीजेपी की संख्या सीटें कम होने की स्थिति है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में भारी वाहन ट्रेलर और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कार में सवार 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए अंबिकापुर ले जाया गया है। इस भयंकर हादसे में दूधमुही बच्ची भी थी, जिस पर खरोच तक नहीं आई। कार सवार विश्रामपुर से गढ़वा जा रहे थे। दुर्ग में नशे के खिलाफ अभियान शुरू करते हुए दुर्ग यातायात विभाग द्वारा 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित ई रिक्शा और ऑटो चालकों को जानकारियां दी गई। दुर्ग पुलिस के द्वारा दुर्ग यातायात विभाग के बैनर तले शहर में चल रहे ई रिक्शा और ऑटो चालकों को नशे का सेवन कर वाहन चलाने वाले को लेकर जानकारी देने 1 दिवसीय शिविर का आयोजन दुर्ग के ट्रैफिक विभाग कार्यालय में आयोजित किया गया। इसमें दुर्ग पुलिस और यातायात विभाग पुलिस द्वारा उपस्थित चालकों को जानकारियां दी गई। इस दौरान भिलाई के नशा मुक्ति केंद्र से आए लोगों के द्वारा उपस्थित सभी चालकों को नशे का सेवन न करने की सलाह दी गई। इस दौरान 21 दिन अभियान के तहत दुर्ग पुलिस द्वारा शहर में अभियान शुरू किया गया। इस संबंध में भिलाई एसपी सुखनंदन राठौर ने प्रतिक्रिया दी। दुर्ग ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये समाज कल्याण विभाग और कल्याणी संस्था है और उसके द्वारा नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम चलाया गया था। और ड्राइवर जो ऑटो चालक संघ थे, ई रिक्शा वाले थे, उन सबको यहाँ बैठा करके समझाइश दी गई। उनको बताया गया, सिखाया गया कि अगर नशा की जकड़ में है तो कैसे मुक्ति पा सकते हैं और नशा क्यों नहीं करना चाहिए, इन तमाम बातों को उनको बताया गया। एक अभियान है दुर्ग पुलिस का
कि बिना नशा के ही गाड़ी चलाएं, नशे की स्थिति में वाहन न चलाएं और नशा मुक्त जीवन हो। और अगर कोई बहुत ज़्यादा नशे की जकड़ में हो तो उसको कैसे नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाया जा सकता है, इन सब का अभियान चल रहा है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में पुरानी रंजिश के चलते गंजपारा चौक पर देर रात हुई चाकूबाजी की घटना, जिसके बाद कुछ लोगों ने एक युवक को चाकू से मारकर हत्या कर फरार हो गए, जिसके बाद दुर्ग पुलिस फरार आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात को चाकूबाजी की घटना हुई। इसमें अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से एक युवक पर वार कर दिया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक पचरीपारा निवासी मंत्री यादव बस स्टैंड पर पार्किंग का काम किया करता था। मंगलवार की रात लगभग 8 बजे वह गंजपारा किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने उस पर धारदार हथियार से वार कर दिया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और इस संबंध में जानकारी लेने के लिए कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव जिला अस्पताल में मौजूद रहे। पूर्व में हमारा झगड़ा हुआ था इनके साथ, पुरानी रंजिश के चलते। अजय दुबे जो था यानी कि अश्लील मैसेज लड़कियों को वहाँ के अपने वार्ड में 28 वार्ड में 29 वार्ड में लड़कियों को अश्लील मैसेज करता था। पूर्व में हमारे साथ झगड़ा हुआ था, इन लोग रेकिंग करके इनको यानी कि इस टाइप से घटना को अंजाम दिया। मंत्री यादव कौन थे? मंत्री यादव वही केस में थे हम साथ में। हाँ, वो अजय दुबे की जिस टाइम मार पड़ी ना उसमें थे। तो आज क्यों ऐसा हुआ और क्या लगातार वो देख रहा था कि रेकिंग कर रहे थे शायद लगातार? क्या कोई धमकी दिया गया था? हाँ, बीच में इन लोग पूर्व में दोनों लड़के फिर पकड़ाए हुए थे। वहाँ सेक्टर 6 में एसपी साहब से हमने मुलाकात भी की है और इनकी जानकारी भी लिए थे कि इन लोग कुछ औजार के साथ पकड़ाए हुए थे वहाँ पे। पिस्टल रखे हुए थे, बिहार से लाए थे लोग। अच्छा, एसपी साहब के पास हम लोग गए थे उनको बताने के लिए कि ऐसा ऐसा है करके, लेकिन वहाँ से लोग खुलासा नहीं हुआ कि किसको मारने लाए क्या है। सिर्फ वो सामान जब्ती बना के जो धारा लगना। कौन थे आरोपी जिनके पास? अक्षत दुबे, अमिताभ दुबे और चंदू दुबे थे। अच्छा, दोनों। तो आज भी इस घटना में क्या इन लोग शामिल थे? हाँ, इन लोग शामिल थे। कौन कौन शामिल था इस घटना में? अजय दुबे, अक्षत दुबे, अमिताभ दुबे और अभय दुबे। अच्छा, जो नाम आप बता रहे हैं अमिताभ दुबे, अक्षत दुबे, ये लोग अजय दुबे के क्या लगते हैं? भतीजे हैं और एक लड़का है। अच्छा, तो पूर्व में किसी तरह की कोई धमकी दी गई थी कि मंत्री यादव? कई बार मैसेज में मेरे को खुद कॉल किए थे इन लोग, शिकायत किए थे एसपी साहब से। हम लोग वहाँ सेक्टर 6 में जो बैठे थे ना साहब, उनसे हम लोग एक बार शिकायत किए थे। कब की बात है? तारीख याद 6-8 महीना, 1 साल, 6 महीना या 4 महीना करीब 4-6 महीने पहले शिकायत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन या एक्शन नहीं लिया गया पुलिस के द्वारा? नहीं। क्या लगता है कि क्या अगर समय रहते में उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए तो आज घटना नहीं घटती? क्या होता? हाँ, ये घटना नहीं होता ये सब चीज़ का। पूर्व में उनको यानी कि थोड़ा सा अगर कुछ करते तो ये सब घटना नहीं होती। और कितने दूरी पे हुआ है घटना? क्या बच सकता था मंत्री यादव? हाँ, बच सकता था, अगर सही समय में उनको इलाज मिलता बच सकता था। जो भी आप लोग का अगला कदम क्या है? देखो, अब कानूनी तरीके से जो भी हो उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं, कड़ी से कड़ी जितना भी जो भी। क्या माना जाए कि दो गैंग के बीच में आपस में ये गैंगवार है? नहीं, गैंगवार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो जिला बता रहा है, हिस्ट्री सीटर रहा हुआ है वो। और पूर्व में यहाँ थाने में 7-8 केस उनके ऊपर नाम दर्ज है, पहले मिला के 32 पुराना सब मिला के वो करीब 30-40 केस है उनके ऊपर। क्या समझ आया, क्या पता? गंजपारा चौक पे मर्डर हुआ है जिसमें चाकूबाजी हुई है। मृतक जो है वो भी पुराना गैंगस्टर है और जो मारने वाले जो लोग हैं वो भी गुंडा बदमाश के रिश्तेदार लोग हैं। दोनों के आपस में कोई राइवलरी रही होगी, इसका वजह से चाकूबाजी हुई। आरोपी अभी हमारे फरार हैं लेकिन आइडेंटिफाइड हैं, हम बहुत जल्द उनको पकड़ लेंगे। क्या लगता है किस तरीके से पूरी घटना हुई है, क्या कहाँ कैसे? नहीं, ये चाकूबाजी की घटना है, चूँकि दोनों गैंगस्टर पृष्ठभूमि के थे, दोनों अपराधी तत्व के थे और इस कारण से ये घटना हुई है। आपस में राइवलरी रही हुई है, अब जब पकड़े जाएंगे तो पूछताछ कर लेंगे उनसे। ये भी जानकारी मिल रही है कि घटना के कई देर तक जो है मृतक जो एक स्थान में बैठा रहा लेकिन उसे मदद नहीं मिल पाई। अब इस बारे में हमारी कोई विवेचना नहीं हुई है, ये हम लगातार अभी फरार आरोपी के बारे में पतासाजी कर रहे हैं। ये बात सच है कि जिसकी मौत हुई है उसको चाकू कहीं और लगी है और वो कहीं और पर कम से कम 300 मीटर दूर दौड़ के भागा है। उसके बाद वो गिरा हुआ वहाँ पर मिला है पुलिस को। तो
अब पब्लिक ने क्यों उसको मदद नहीं कर पाई, विलम्ब क्यों हुआ पुलिस को खबर करने में, इस बात की विवेचना बाद में। क्या ऐसी जानकारी कितने वार उसके ऊपर हुए हैं? अभी तक 4 वार के बारे में जानकारी हुई, 4 चाकू लगे उसको। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के तहत श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस हेतु बेहतर प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रारंभ है। कक्षा 12वीं के परसेंटेज के आधार पर इच्छुक छात्र जल्द संपर्क कर सकते हैं। सत्र 2024-25 में डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें बिना PhD दिए सीधा प्रवेश 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित सीटें, सीमित समय के लिए आप सबके लिए अवसर है। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। गौरतलब है कि जुनवानी में संचालित श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में फार्मास्यूटिकल साइंस के विद्यार्थी अब संस्थान में अध्ययन कर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बता दें, 12वीं क्लास के परसेंटेज के आधार पर सभी यूनिटों में प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2008 से प्रारंभ फार्मास्यूटिकल साइंसेज क्लासेस में अध्ययनरत विद्यार्थी लगातार सफलता प्राप्त कर देश के दीगर राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में फार्मेसी के सभी 6 यूनिटों में बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस लैब में विद्यार्थी नवीन संसाधनों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसे लेकर संस्थान की डायरेक्टर स्वर्णाली दास ने कुछ इस तरह की जानकारी दी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर स्वर्णाली दास, Director Sri Shankaracharya College of Pharmaceutical Sciences, जुनवानी, भिलाई। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर इन फार्मेसी एंड PhD भी चालू है। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप एंड इन एवरी एस्पेक्ट वी आर ऑन टॉप एज फ्रॉम 2008। सो इन दिस ईयर ऑल्सो, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। जैसे कि आप जानते हैं, फार्मेसी प्रोफेशन में सबसे गुरुत्वपूर्ण है लैब। हमारे पास जो लैब्स हैं वो वेल इक्विप्ड हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स सारे अवेलेबल हैं, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। मोस्टली फैकल्टी हमारे पास जो है वो सारे PhD क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं। शंकराचार्य ग्रुप की फैसिलिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास वेल इक्विप्ड हॉस्टल्स हैं। सो बाहर से भी जो बच्चे आते हैं उनको अच्छे से अच्छे हॉस्टल फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। कैंटीन, जिम, मेडिकल कॉलेज हमारे कैंपस में है, तो मेडिकल भी पूरी फैसिलिटी बच्चों को दिया जाता है। एडमिशन हेतु संपर्क करने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन में ही फ्लैश हो रहा है। कोई भी जानकारी डायरेक्ट एडमिशन संबंधित या किसी भी अन्य कोर्स के भी संबंधित प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबरों को आप तुरंत संपर्क करें और जल्द से जल्द कॉलेज आकर एक बार विजिट करें ताकि आप इन सुविधाओं का लाभ ले सके। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। थैंक यू। बहरहाल प्रवेश प्रारंभ है, आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई में एक बार फिर फेरबदल हुआ है, जिसके तहत जनसंपर्क विभाग का भार महिला बाल विकास विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे अधिकारी अजय शुक्ला के सुपुर्द कर दिया गया है। वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार करेंगे, ये हमने जानने का प्रयास किया और अब इनके पास महिला बाल विकास विभाग एवं जनसंपर्क विभाग दोनों ही हैं और दो जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार कर पाएंगे, ये हमने जानने का प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, ACN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नगर पालिका निगम भिलाई के जनसंपर्क कार्यालय में। एक बार फिर नगर पालिका निगम भिलाई में फेरबदल हुआ है। कुछ नए पद पर कुछ नए लोगों को बैठाया गया है, कुछ पुराने लोगों को बदला गया है और इसी में आज जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर पहले महिला बाल विकास अधिकारी जो रहे हैं वो आज जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर काबिज हुए हैं। इनको प्रभार दिया गया है। चर्चा करेंगे कि जो
जनसंपर्क विभाग नगर पालिक निगम भिलाई का एक बहुत ही खास विभाग होता है। कहा जाता है कि जनसंपर्क विभाग जो है वो नगर पालिक निगम भिलाई का दिल है, हार्ट है। बहुत सारी जिम्मेदारियां जनसंपर्क अधिकारी पर होती हैं। अब तक जो जनसंपर्क अधिकारी जैसा काम करते आए निगम में, और जो आज हमारे नए जनसंपर्क अधिकारी हैं अजय शुक्ला जी, सर स्वागत करेंगे आपका। थैंक यू वेरी मच। बताइए सर। जानना चाहेंगे कि अब तक जो जनसंपर्क विभाग जिस तरह से कार्य करता आया है और आज आपको प्रभार दिया गया है, लाइट क्यों बंद हो गई है? लाइट का अपना कोई दिक्कत फिर से ले लो। अच्छा आज आपको बता दूं, मैं उसके साथ साथ हूँ, महिला और बाल विकास। हाँ, मालूम है। तो सर पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपको जनसंपर्क विभाग में आपको पीआरओ का पोस्ट दिया गया है, और वैसे आप अभी भी महिला बाल विकास के अधिकारी हैं, तो दो प्रभार आपके पास, और ये एक विशेष विभाग है जनसंपर्क विभाग, तो किस तरह से दोनों विभाग को आप निर्वहन कर पाएंगे? देखिए, प्रशासन का अगर जो दिशा निर्देश मिला है कि महिला और बाल विकास के साथ साथ जनसंपर्क विभाग करना, मैंने काम करना, एक्चुअल आपको बताऊं कि मेरी हॉबी है कि मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से और लोगों के बीच में मैं पॉजिटिव काम करते रहता हूँ। अब पॉजिटिव काम करते जो समाज हित में है, देश हित में है, हमारे निगम के हित में अपन काम करते ही करते हैं। तो अब प्रशासन के हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनमें जो लगा कि मैं निगम के हित में पहले से काम कर रहा था, समाज कल्याण विभाग में काम कर रहा था, महिला एवं बाल विकास विभाग में काम कर रहा हूँ, करते रहता हूँ। अब आप चूंकि समाचार पत्रों के माध्यम जुड़े हैं, तब भी हमसे कहीं कहीं मिलते हैं, करते रहते थे। अब ये नया दायित्व मिला है पीआरओ सेक्शन में, पहले भी मैं काम कर चुका हूँ, अब मैं और निष्ठा के साथ और बेहतर काम करूँगा। मेरे मन में भी एक वो है कि देखिए, नगर निगम भिलाई जनता और निगम के बीच में एक सेतु है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो हम अपने सीमित संसाधन में नगर निगम भिलाई जो भी बेहतर काम करेगा, हमारा भी एक दायरा है, तो उसके हिसाब से जनता के बीच का समन्वय बनाने का काम हम करेंगे और बेहतर करेंगे। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी नगर पालिक निगम भिलाई के लिए गले की हड्डी है, जैसे कैंप के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ वार्ड है, वहां पर पानी की आपूर्ति पूरे 12 महीने टैंकरों से होती है, पूरे 12 महीने, ये तो आपको पता ही होगा। और कुछ सफाई को लेकर के भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं। बरसात आता है, बरसात में फिर से वही ओवरफ्लो की समस्या, जल भराव की समस्या, इसे लेकर के नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा कुछ छोटे पुलियाओं को ऊंचा किया गया है, लेकिन जो मेन नाला है, जिसको कोसा नाला कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है परेशानी का सबब। देखिए, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे आयुक्त सर हैं, और हमारी कलेक्टर मैडम है, और साथ में हमारे निगम के लोग हैं, बहुत संवेदनशील है सर। आज से नहीं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। मैं बताऊं, आयुक्त महोदय लगातार इसमें मीटिंग ले रहे हैं। जो बड़े नाले हैं जहां से पानी जमा हो जाता है, जो निचली बस्तियां हैं जहां पर जो है पानी जमा हो जाता है, वहां पर युद्ध स्तर से काम चल रहा है। और आज कमिश्नर सर ने मीटिंग लेके सबको दिशा निर्देश दिया, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कमिश्नर सर का कहना और बेहतर और डेवलप करके काम करना है। एक शिफ्ट, 2-2 शिफ्टों में काम करो, और बारिश से पहले वो जो एरिया आप बोल रहे हैं, हाँ कुछ हम देखिए, चूँकि ये बस्तियाँ अपने आप, कुछ बस्तियाँ हम बसाते हैं, कुछ बस्तियाँ अपने आप बस जाती हैं, तो जो निचली बस्तियाँ बसी हैं, उनको पानी की समस्या न हो, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, और नगर निगम भरसक प्रयास कर रहा है। और अगर मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे नगर निगम क्षेत्र में देखिए, छोटी जो नालियाँ हैं उसकी सफाई उससे हो रही, मैनुअल हो रही है। दूसरे जो बड़ी नाली है उसकी सफाई जेसीबी से हो रही है। जो बहुत बड़े नाले हैं उसके लिए चेन माउंटिंग भी लगा हुआ है, और पूरे एरिया की साफ सफाई हो रही है। और मैं आपके चीज से देखिए भाई, हम तो बेहतर काम कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक अपील कर रहा हूं। जैसे अभी एक समस्या आई कि हमारे यहाँ के लोग जाके सफाई अभियान तो कर रहे हैं, छोटे नालियों की मैनुअल सफाई कर रहे हैं, और आप कचरा पब्लिक लाके उसमें डाल देती है। तो इतना तो पब्लिक भी सपोर्ट करे ना, आप कचरा नाली में डालो, नाली में कचरा डालने के लिए थोड़ी ना। अच्छा बताइए, आपके घर में भी सफाई वाला जा रहा है हमारा ही, आप उसको कचरा दीजिए ना। हर मार्केट में कचरा लेने जा रहा है, वहाँ जा रहा है, 2-2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं।
अब जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा है, सब कुछ है, तो मैं कहना चाहूँगा नगर निगम भिलाई की तरफ से मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ, जितने दर्शक लोग हैं, हम तो अपनी क्षमता से पूरा काम कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ तो नगर निगम भिलाई कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सहयोग करिए, कृपया करके नालियों में कचरा मत डालें। और देखिए आप अभी हमारे यहाँ जो सफाई व्यवस्था चल रही है, सफाई भी करते मतलब कचरा भी निकाल रहे हैं, कचरे को उठा करके उसको निपटान भी कर रहे हैं, उस जगह को साफ कर दे रहे हैं ताकि कोई असर न हो। लेकिन हम साफ कर रहे हैं और लोग बाई मिस्टेक कचरा डाल रहे हैं, ऐसा न करें बस। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम का पूरा निगम प्रशासन प्रयास कर रहा है कि किसी प्रकार का लोगों को तकलीफ न हो। जनसंपर्क अधिकारी अजय शुक्ला जी का साफ कहना है कि बगैर सहयोग के कोई भी कार्य मुश्किल है। जिस प्रकार घर की साफ सफाई और घर को स्वच्छ रखना किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होता है, बाकी लोगों को भी उसमें अपनी सहभागिता निभानी पड़ती है। उसी प्रकार नगर निगम भी एक घर है, एक परिवार है। सिर्फ निगम के अधिकारी और कर्मचारी पे अगर सारी चीजें छोड़ दी जाए तो वो गलत बात होगी। आम जनता को भी जागरूक होकर के उसमें सहयोग करना पड़ेगा। सर, बाकी की जो समस्याएं आती हैं, देखा जाता है कि निगम में भीड़ लगा रहता है, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी का कोई दिक्कत है, किसी का मतलब एज अ PRO, एज अ जनसंपर्क अधिकारी आप किस तरह का रोल अदा करेंगे? बाकी जो जनसंपर्क अधिकारी थे उनसे किस तरह से अलग होगा आपका कार्य? देखिए, बाकी जो जनसंपर्क अधिकारी थे वो भी अच्छा काम किए। हर व्यक्ति, मैं तो अपना दृष्टिकोण रखना चाहता हूँ, हर व्यक्ति अपनी क्षमता से काम करता है। सबके अंदर कुछ अच्छाई होती है, कुछ कमियां हो सकती है। हमारे पहले के जनसंपर्क अधिकारी भी अच्छा काम किए। अगर मैं आया हूँ तो मैं भी अपनी क्षमता से अच्छा काम करूँगा। और अगर कहीं भी कोई तकलीफ होगी तो हम उसका कैसे निदान कर सकते हैं। वैसे बताऊँ, कहीं भी कोई पेंशन पेंडिंग नहीं है, कहीं भी कोई चीज़। हाँ, एक चीज़ की जो है, अभी हमारे नगर निगम भिलाई में एक काउंटर खुला हुआ है जहाँ पर आप जैसे बोलते हैं रेलवे स्टेशन में पूछताछ कार्यालय, इसी प्रकार हमारे नगर निगम में काउंटर खुला हुआ है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेंशन का प्रकरण है, उनका पेंशन का प्रकरण कौन सा है, वो शासन का पेंशन लेते हैं और वो नगर निगम में पेंशन लेने आ जाते हैं। तो उनको जो पेंशन मिलने वाला था तो कहा शासन का है, तो शासन में जाना चाहिए, उनको जानकारी नहीं रहती इसलिए आ जाते हैं। कभी कभी ये भी आती है कि आवेदक के खाते में पेंशन तो जा रहा है, अब उनका 2 बैंक अकाउंट है, आधार सीडिंग नहीं हुआ है, तो आधार सीडिंग होने का उनके दूसरे खाते में पैसा जा रहा है, अब उनको मालूम नहीं है। इसके लिए भी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एक अलग से पेंशन विभाग में ऑपरेटर बैठे हुए हैं। आप वहाँ जाएंगे, केवल अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक दिखाते हैं, उसके आधार पर हम बता देते हैं, तुरंत ही आवेदक बता देगा हमारा आधार वो कि पेंशन आपका फला खाते में जा रहा है। तो इस प्रकार की आपको निदान कर रहे हैं। हर समस्या का समाधान है, आपस में बैठ करके मिल करके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नए जनसंपर्क अधिकारी के रूप में अजय शुक्ला जी बिल्कुल आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में नगरपालिका निगम भिलाई क्षेत्र में रहने वाले कोई किसी भी आदमी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, बशर्ते वह भी अपना सहयोग भरपूर निगम के साथ मिल करके दे। तब जाकर के एक स्वच्छ वातावरण निर्मित हो पाएगा और एक बहुत अच्छा माहौल में नगरपालिका निगम भिलाई के अधिकारी भी काम कर पाएंगे और आप स्वयं भी संतुष्ट हो पाएंगे। एक चीज और मैं कहना चाहता था सर, एक और चीज आपने बड़ा अच्छी बात बोली कि बिना सहयोग के, याद करिए स्वच्छ भारत जब से शुरू हुआ, आपके चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से हमारा जो सफाई कर्मचारी जाता है, कहना है भाई सबसे एक अपील है कि घर से 2 तरह के कचरे निकलते हैं, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा। पूरी भारत में पूरी दुनिया की समस्या बनते जा रही है जो कचरे निकल रहे हैं। हम कह रहे हैं जो गीला कचरा घर से साग सब्जी भाजी जूठन ऐसा जो भी कचरा निकलता है, डस्ट वो निकलता है, उसके लिए आपको 2 डब्बा दिया गया है, एक हरा डब्बा, एक नीला डब्बा दिया गया। आप उसके हिसाब से मान लो आप भूल भी जाते हैं किस डब्बे में डालें, लेकिन ये याद रखना चाहिए इसमें गीला कचरा डालना है, इसमें सूखा कचरा डालना है। गीला कचरा में उठा करके दोगे, हमारा जो सफाई वाला कर्मचारी है वो गीले में डाल देगा और सूखे में डाल देगा, सूखा में डाल देगा। तो क्या होगा, बाद में वो गीला कचरा जा करके खाद बन, जैविक खाद उससे बन जाता है, फिर वो रीयूज हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हो कि गीला कचरा, सूखा कचरा, जितने भी घर के कचरे निकलते हैं, हमारे घर से भी निकलता है, आपके घर से भी निकलता है, एक ही डब्बे में डाल देते हो। एक डब्बे में डाल देने के बाद जब उस जाता है ना, तो या तो देखो, और जो आप जैसे दफ्ती है, प्लास्टिक है, होल्डर है,
कि जितने जो घर से निकलने वाले वेस्ट हैं ये बिक्री हो जाती है। आपको ये भी बताऊं, जैसे पेन है ना, ये पेन में अगर आप ऐसे करके दिए तो इसका बहुत अच्छा वैल्यू है, इसका अलग मूल्य है, इसका अलग मूल्य है, इसका और मूल्य है। और डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आप दान भी कर रहे हो। क्या दान कर रहे हो? नगर निगम भिलाई ने भी छूट दिया है कि ये जो कचरे हैं, मतलब जो घर से निकलता है, और हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं लगी हुई हैं, हमारे जो कचरा बीनने वाले लोग लगे हुए हैं, जो हमारे लेबर लगे हुए हैं, वो उनको छूट दिया गया कि आप वो कचरा जो रिसाइकल हो सकता है उसको जाके बेच सकते हो। अब आप सब एक में डाल दो, बेचारा छांट भी नहीं पड़ता। तो इतना आप सहयोग करो, घर से निकलने वाले कचरे को, गीला कचरा सूखा कचरा अलग दें। मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों से निवेदन कर रहा हूँ, इतना आप करो, फिर हम भी उससे बेहतर करेंगे। तो आप हाथ बढ़ाओ तो हम हाथ बढ़ाएं, मिलकर अच्छा काम होगा। जनसंपर्क अधिकारी महोदय साफ कह रहे हैं, सहयोग की अति आवश्यकता है। सहयोग बना रहेगा तो जाहिर सी बात है कार्य बेहतर होगा और एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा। एसीएन न्यूज के लिए मैं हूं संतोष शर्मा। नगर निगम भिलाई के सभागार कक्ष में निगम के अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा, निगम के स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, भिलाई स्टील प्लांट से अधिकारी के यादव आदि की उपस्थिति में नगर निगम भिलाई के सभागार में भिलाई में कबाड़ी का व्यवसाय करने वाले सभी व्यवसायियों की बैठक बुलाई गई। साथ में निगम के सुपरवाइजर भी उपस्थित रहे। इनके साथ स्व सहायता समूह की महिलाएं भी शामिल रही। इस बैठक में यह देखा गया कि शहर से निकलने वाले कचरे जो निगम के सेग्रीगेशन प्लांट में आते हैं उसका किस प्रकार से निपटान किया जाए, कचरे को कैसे अलग अलग किया जाए जिससे उसे कबाड़ी का व्यवसाय करने वाले लोग अच्छे से खरीद सकें और स्व सहायता समूह की महिलाओं को लाभ हो। निगम क्षेत्र के घरों से निकले हुए गीले सूखे कचरों में किन किन चीजों को कबाड़ का व्यवसाय करने वाले किस किस दाम पर खरीद सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई एवं व्यवसायियों को कहा गया कि वह सेग्रीगेशन प्लांट से अपने मतलब का कचरा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीदकर अपनी अहम भूमिका निभाएं। नगर निगम भिलाई में कबाड़ियों को लेकर के बैठक हुई। आज 2000 दिशा निर्देशानुसार जो कबाड़ी लोग हैं उनका हमारे जो एचओ सर हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने इसका बैठक लिया। अब बैठक के पीछे यही था कि जो भी कचरा शहर का निकल रहा है उसके लिए हमारे यहाँ एक SLRM सेंटर बना हुआ है जहाँ पर हम उसको अलग अलग करके रखते हैं और उसके हिसाब से कचरे को जो कचरा खाद बना सकते हैं उसको वहाँ निपटान कर देते हैं। बाकी कचरा ऐसे भी कचरे हैं जो रीयूज हो जाते हैं, जो कहीं कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाकर कबाड़ी के पास जाता है, कबाड़ी दुकान में जाता है, कबाड़ी लोग उसको बेचते हैं। तो हम लोग उस दिन मीटिंग जो हुई, मीटिंग में जो ये चर्चा हुआ कि कबाड़ी लोग जाकर के कबाड़ी लोग एक समन्वय बना के काम करें। क्या कि कबाड़ी लोगों के पास जो कचरा आता है, हमारे SLR सेंटर जो है हमारा जो संग्रह केंद्र है, वहाँ जाकर के लोग मिल लें, देख लें जो कचरा निकल रहा है वो कचरा कितना उनके लिए उपयोगी है और उसको हम कैसे अच्छे से सफाई कर दें तो उनके लिए बेहतर उपयोगी हो जाएगा। एक समन्वय बना के कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी लग रहा है कचरा जो रीयूज हो जाएगा ना, उसी के बीच का समन्वय बनाने के लिए बीच में मीटिंग की गई थी और कबाड़ी लोग भी एग्री हुए कि हाँ हम जो है सहयोग करेंगे। तो एक अगर ये दोनों लोग सही हो गए तो जो वहाँ पर देखिए जो वहाँ पर काम करने वाली हैं ना वो समूह की महिलाएं हैं, उनको ही स्वरोजगार मिलेगा। ये कचरा जब वो बेच लेंगे तो उनको कुछ और आमदनी हो जाएगा। तो दोनों का समन्वय बनाने के लिए निगम में बैठक की गई। यदि निगम के सेग्रीगेशन पॉइंट से अपने मतलब के कचरों की खरीदी कर लेते हैं तो यकीनन इसका संचालन करने वाली महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकेगा। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।